नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। हम हर उस आवाज को मंच देते हैं जिसकी कहीं सुनवाई ना हो रही हो। हम हर उस शख्स और सिस्टम से सवाल पूछते हैं जिनके नकारेपन की वजह से आम आदमी पिसता है। तो घंटी बजाओ में सिर्फ उसी खबर की पड़ताल होती है जिससे पब्लिक सीधे तौर पर प्रभावित होती है। आज घंटी बजाओ में हम आपको पलायन का दंश दिखाने वाले हैं। हम आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे जहां गांव के गांव वीरान हो रहे हैं और आलम तो यह है कि लोग उन इलाकों को घोस्ट विलेज कहने लगे हैं। सवाल ये, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? आखिर क्यों आदमी अपनी जमीन, अपना मकान, अपना घर बार छोड़कर दूर, बहुत दूर जा रहा है? क्यों नहीं सरकारें उनके लिए रोजगार समेत बाकी बुनियादी चीजों की वही व्यवस्था कर पा रही हैं? कैराना के पलायन की तो खूब चर्चा होती है, लेकिन जहां सरकार के निकम्मेपन की वजह से आदमी दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहा हो, वो मुद्दा क्यों नहीं बनता? तो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखेंगे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का गांव भी पलायन की दर्दनाक दास्तां का शिकार है। लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले सिस्टम और नकारी सरकार के खिलाफ 8422840000 पर जरूर घंटी बजाएं। इस वक्त मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गांव मोहनरी में हूँ। ये जो घर ऐसे आपको दिखेंगे जो पलायन की वजह से खाली हो गए, ताले लटके हुए हैं। जो मतलब ठेका आदमी थे ना, वो आदमी सब चले गए यहाँ से, और जो गरीब आदमी ठहरे वो ये रह गए। रोजगार ही नहीं आया, स्कूल कॉलेज नहीं है, पानी नहीं मिलता बिल्कुल भी। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है। यहाँ सड़क का तो बुरा हाल है, कोई सुनता नहीं है। अगर लेडीज अगर किसी का कोई प्रेग्नेंट है और वो गांव से यहाँ आती है तो आते आते ही मर जाती है। सबसे ज्यादा पलायन गढ़वाल मंडल में कहीं हुआ है तो इसी पौड़ी जिले में हुआ है। अपना गांव में अगर हर चीज की सुविधा हो तो कौन जा सकता है ऐसे? क्या आते हैं, नेता आते हैं, अपने वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये सच है उस राज्य का जिसकी पहचान है उसकी खूबसूरती। इन पहाड़ों और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए तमाम सैलानी उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में पहुंचते हैं। यहाँ की बर्फबारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे जो दर्द छिपा है उसे कोई नहीं देख पाता। उसी दर्द को सामने लाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा उत्तराखंड के इन कच्चे और खतरनाक रास्तों से होते हुए उन गांव में पहुंचे जहां के लोगों के लिए सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल कुछ भी नहीं है। अल्मोड़ा के इस घनेली गांव के लिए जितने भी ग्रामीण हैं उनके लिए सिर्फ पानी की एक व्यवस्था है, वो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर इसी जगह से ये जो एक गदेरा है यहाँ पर जो है ये नल लगाया हुआ है, यहीं से सारे लोग पानी लेके अपने घरों को जाते हैं। यहाँ जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो महिलाओं को होती है। पानी आता ही नहीं है। ये गर्मी दिनों में हमको बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है और एक बर्तन पानी के लिए यहाँ सुबह से शाम हो जाती है। पानी नहीं मिलता बिल्कुल भी। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है यहाँ पे। अल्मोड़ा जिले से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के किसी भी घर में पानी नहीं आता। गांव के लोगों का आधा दिन सिर्फ पानी का इंतजाम करने में गुजर जाता है। इसी तरह अल्मोड़ा के खुरसो गांव में जाना किसी चुनौती से कम नहीं। सड़क क्या होती है यहाँ के लोग जानते नहीं। आने जाने के लिए यहाँ इन कच्चे रास्तों के सिवाय कुछ भी नहीं। अब सवाल है, इन हालातों में कोई यहाँ कैसे रहे? और इसीलिए उत्तराखंड के तमाम गांव में इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। घर हैं पर लोग नहीं, दरवाजों पर ताले लटके हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं।
वक्त मैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गांव मोहनरी में हूँ। आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो घर ऐसे आपको दिखेंगे, जो पलायन की वजह से खाली हो गए, ताले लटके हुए आपको दिखाई देंगे। लोग यहाँ से ये घर जो है अपने खाली छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। इस तरीके से ताले लटके हुए यहाँ पर इन घरों में जो है, ज्यादातर जो घर यहाँ पर हैं, तो यहाँ के ग्रामीणों ने जो हमको बताया कि 50% जो है लोग इस तरीके से चले गए हैं। जो पारंपरिक जो घर है ये अल्मोड़ा में जिस तरीके से कुमाऊं में जो बनते हैं घर, उसी डिजाइन के बना हुआ घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से ताले लटके हुए मिलेंगे। गांव से पलायन की ये तस्वीर इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि ये कोई साधारण गांव नहीं बल्कि उत्तराखंड का वीआईपी गांव है। अल्मोड़ा जिले का मोहनरी गांव। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता हरीश रावत इसी गांव के हैं। इस चुनाव में वो एक बार फिर मैदान में हैं और अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, करीब 10 साल उत्तराखंड पर राज करने वाली उनकी पार्टी ने अब तक क्या किया? खुद हरीश रावत ने अपने गांव के लिए क्या किया? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया होता तो इस गांव का ये हाल ना होता। यहाँ के लोगों को इस तरह अपने घरों को खाली छोड़कर जाना नहीं पड़ता। मतलब आधा गांव खाली हो चुका है। आधा गांव खाली हो चुका है। ये तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का गांव है। हाँ हाँ। तो इसकी वजह क्या है? आखिर लोग क्यों जा रहे हैं गांव छोड़ के? एक तो यहाँ हमारे ज्यादा खेती पर निर्भर थे, जानवरों ने नुकसान कर दिया। कुछ खेती में होता नहीं, सब खा, जो भी बोते हैं सब खा जाता है। इसी वजह से जमा ज्यादा हो गया और रोजगार का ऐसे मिलता नहीं, कभी कभी मिल गया तो इसी वजह से बाहर जा रहे। अच्छा, तो यहाँ और हॉस्पिटल वगैरह इस गांव में है कोई हॉस्पिटल? नहीं, यहाँ नहीं। इन्हीं हालातों के कारण एक एक कर लोग गांव खाली करते गए और आज की तारीख में इस गांव में बमुश्किल 150 लोग बचे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस गांव में रहने वाले आम लोग ही ये शिकायतें कर रहे हों। हमने इसी गांव में रहने वाले हरीश रावत के परिवार से भी बात की। वो भी ये मानते हैं कि पलायन पूरे उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ स्कूल, अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं का ना होना। सुनिए हरीश रावत की बहू चंपा देवी क्या कह रही हैं। बच्चों के लिए स्कूल अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। यहाँ डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, एक्सरे की मशीनें नहीं है। रानीखेत जा रहे हैं, रानीखेत जाकर के भी हमको वहाँ अच्छी तरह से कोई देख नहीं रहा है, भाल नहीं रहा है। हम यहाँ रहने में फायदा ही क्या है फिर हमको, जब कुछ यहाँ मिल ही नहीं रहा है तो ना। सोचिए, अगर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के लोग ही पलायन करना चाहते हैं, अगर उनके ही गांव में आधे से ज्यादा घरों में ताले लटके हों, तो उत्तराखंड के बाकी गांव का क्या हाल होगा? उत्तराखंड में 22 सालों में कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों की सरकार रही। करीब 10 साल कांग्रेस और 11 साल बीजेपी। मतलब अगर लोगों को वो बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं कि उन्हें अपनी जमीन से जुदा होना पड़ रहा है, तो इसके लिए कोई एक पार्टी या एक सरकार जिम्मेदार नहीं। पिछली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गांव से भी लोग पलायन कर चुके हैं। अब देखिए बीजेपी के कदावर नेता और सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव का भी हाल। यहां भी चप्पे चप्पे पर सन्नाटा पसरा है। यह है पौड़ी गढ़वाल का खैरासाण गांव। इस गांव में पक्की सड़कें तो बन गईं, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं की भारी कमी है। एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा इस गांव में इसलिए पहुंचे क्योंकि यह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गांव है। त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 4 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पार्टी बीजेपी 10 साल से भी ज्यादा यहाँ सत्ता में रही, लेकिन ना उन्होंने ना उनकी पार्टी ने उत्तराखंड के पलायन पर कभी कोई सवाल उठाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव में पसरा सन्नाटा देखिए। इस सन्नाटे की वजह है यहाँ रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। इस इमारत को देखिए, ये खैरासाण गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने का रास्ता देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ इलाज कराना कितनी बड़ी चुनौती है।
ये जो रास्ता है, ये जो सीढ़ियों का रास्ता है, ये निचले गांव के नीचे के छोर से यहाँ के ऊपर की तरफ आता है। और गांव में आपको दिखाता हूँ कि कितनी दूर जो है लोग वहाँ जहाँ रहते हैं वो कितनी दूर रहते होंगे। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, जो ये बिल्डिंग में बनी दिख रही हैं, जो घर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से एक घर है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। अब वहाँ से ऊपर चढ़कर लोग जो है यहाँ आने में उनको कितनी मुश्किल होती होगी उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जब यहाँ अगर आ भी गया तो यहाँ ना तो डॉक्टर की ऐसी व्यवस्था है, एक बिल्डिंग तो खड़ी कर दी गई है, डॉक्टर पूरे नहीं है, ना ही स्टाफ है। और हॉस्पिटल की हालात क्या है ये आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, ये एक बिल्डिंग है, इस पर पेंट एंड अच्छा कर दिया गया है, रंगाई पुताई अच्छी तरीके से की गई है। लेकिन इस तरफ देखिए, ये स्वास्थ्य केंद्र के हाल यहाँ पर हैं। पीछे की तरफ ताले लटके हुए हैं, कोई भी सामान यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, कोई भी उपकरण, चिकित्सीय उपकरण यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे। अंदर की तरफ यहाँ जो है झाड़ियाँ हैं, जो एक मुख्य गेट है उसके हालात आप देखिए इधर की तरफ कैसे हैं। ये पूरी तरीके से ये जंगल है, यहाँ पर ये झाड़ियाँ बड़ी बड़ी यहाँ पर हो गई हैं। ये एक गेट है यहाँ पे इसके एंटर करने का। ये खिड़कियाँ आप देख सकते हैं, खिड़कियाँ में से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ अंदर कुछ हो, ये भी खुल नहीं रही हैं। अंदर भी शायद जो है कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था की इस बदहाली की बात पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के भाई ब्रजमोहन सिंह रावत भी मानते हैं। पहाड़ में डॉक्टर टिक नहीं रहे हैं, सुविधाएं उनको मिल नहीं रही हैं, डॉक्टर टिक नहीं रही हैं। बेरोजगारी, विशेषकर पलायन का मुख्य कारण बेरोजगारी है। यही वजह है कि इस गांव से भी लोगों का पलायन जारी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है, बीते 2 दशक में उत्तराखंड के करीब 32 लाख लोग अपने गांव को छोड़ चुके हैं। 2020 में खुद सरकार ने ऐसे 474 गांव की पहचान की थी, जहां की आधी आबादी पलायन कर चुकी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। अदम गोंडवी साहब की लिखी गई ये लाइनें यहाँ के गांव के लिए चरितार्थ होती दिखाई देती हैं। पहले तो यहाँ के लोगों को आपदाओं ने रुलाया, उसके बाद यहाँ की व्यवस्थाओं ने तड़पाया। अगर सरकारें यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध करवा देती तो शायद कोई भी ऐसा गांव वाला होता जो यहाँ से जाने को मजबूर होता। लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कई सारे लोग अपना गांव, अपना घर छोड़कर पहाड़ों से दूसरे इलाकों में जाने को मजबूर हैं। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल से ध्रुव मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका घंटी बजाओ के अगले हिस्से में। मैं हूं अखिलेश आनंद। आज की बड़ी स्टोरी है मुंबई से, जहां पूर्व पुलिस चीफ परमवीर सिंह पर बड़े और गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा मुंबई का एंटीलिया कांड, जिसमें मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने एक लावारिस स्कॉर्पियो मिली थी, जिसके अंदर बम बनाने के काम आने वाली जिलेटिन की छड़ें और अंबानी परिवार के लिए धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह दावा किया कि साल 2021 का चर्चित एंटीलिया कांड और मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मुंबई पुलिस का पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह है। यह पहला मौका है जब किसी आधिकारिक दस्तावेज में परमवीर सिंह के मास्टरमाइंड होने का जिक्र किया गया है। एंटीलिया कांड पर जो चार्जशीट एनआईए ने दायर की है, उसमें कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जिससे साबित होता है कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड हैं। इस खुलासे के बाद पक्ष और विपक्ष में जमकर राजनीति हो रही है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने परमवीर सिंह को बचाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। एंटीलिया का मास्टरमाइंड कौन है, उसका क्यों ये कांड कराया गया, इसको लेके एनआईए ने कभी भी स्पष्ट रूप से ना चार्जशीट में कहा है, ना आज तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। ये सारे मामले की जड़ में एंटीलिया का मामला है और जिसके मास्टरमाइंड परमवीर है, क्योंकि विधानसभा के सत्र में सरकार को वे गुमराह कर रहे थे। जब जांच चल रही थी, वजह और परमवीर बैठ के एक कमरे में 4-4, 6-6 घंटे मीटिंग करते थे। तो गड़बड़ है, लेकिन एनआईए बचा रही है
और परमवीर के जरिए केंद्र की सरकार राजनीति कर रही है। एंटीलिया प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के बाद भारतीय जनता पार्टी को ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं को निशाना साधने का मौका मिल गया है। भाजपा विधायक प्रवक्ता राम कदम ने कहा, सचिन वजे महाराष्ट्र सरकार का वसूलीबाज था। ठाकरे सरकार ने खुद सचिन वजे को पुलिस फोर्स में लेने के लिए दबाव बनाया था। गंभीर आरोपों का वसूलीबाज अफसर, जिसे भाजपा की सरकार ने नकार दिया कि इसे रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, उसे ठाकरे सरकार रीइंस्टेट कर रही है। और न केवल रीइंस्टेट, बल्कि मुंबई शहर का सबसे महत्वपूर्ण पद उसे दिया जाता है। तो कुछ न कुछ दाल में काला हुए बगैर ये अचानक से एकाएक से ये नहीं होता। निश्चित तौर पे वाजे के वसूली के तार महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के बड़े नेताओं तक जाते हैं। ईडी की चार्जशीट सामने आने के बाद एक बात तो साफ है कि एंटीलिया कांड में आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो कहानी के पीछे छिपे किरदार के तौर पर अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है। मैं इसका विरोध करता हूं और ईडी जैसी एजेंसी ने इसका ऐसे स्टेटमेंट जारी नहीं करने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि नियम क्या है। नियम जो है वो नियम 22(n)(1) के तहत जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, MLA MP, वो अपने जिले से कुछ लोगों की सिफारिश गृह मंत्री को करते हैं। अनिल देशमुख साहब जब गृह मंत्री थे तो वो उस लिस्ट के अंदर कुछ नाम जो लोग देते थे उसकी सिफारिश की एक कच्ची लिस्ट बनाकर ACS होम को देते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निलंबित IPS अधिकारी परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया ही इसीलिए था क्योंकि देशमुख को पता चला कि एंटीलिया कांड और मनसुख हत्या मामले में सिंह मास्टरमाइंड थे और इन मामलों से जुड़ी ब्रीफिंग में वो सच को छिपा रहे थे। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर से कुछ ही दूरी पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, जिसमें अंबानी परिवार के लिए लिखा गया धमकी भरा पत्र और जिलेटिन स्टिक्स मिले थे। देश की सबसे अमीर महानगरपालिका मुंबई महानगरपालिका का आज वार्षिक बजट पेश हुआ। शैक्षिक बजट के साथ वार्षिक बजट को पेश किया बीएमसी ने आज 46,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस साल के बजट में 17.7% की वृद्धि हुई। एक तरफ शिवसेना बजट की तारीफ तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी बजट कह रहा है क्योंकि बहुत जल्द बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि शिवसेना अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए किसी तरह के कर में इजाफा नहीं कर रही है। बीएमसी ने अपना आम बजट मुंबई के लोगों के लिए रखा। इस बजट में कोरोना को देखते हुए हेल्थ पर भी जोर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इंफ्रा पर भी जोर दिया गया। शिवसेना का दावा है कि इस बजट में वो सारे वादे पूरे किए गए जो शिवसेना ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे। एक नजर डालते हैं किस तरह का बजट है पूरा बीएमसी का। शिक्षा बजट 3,370 करोड़, कुल बजट 45,949 करोड़। 500 स्क्वायर फीट और उससे कम के मकानों को टैक्स से राहत। 3200 करोड़ कोस्टल रोड के लिए बजट। मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड के लिए 1300 करोड़। मुंबई के स्वास्थ्य के लिए 2660 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुंबई करों के स्वास्थ्य के लिए मुंबई में बनेंगे नए शिव योग केंद्र। 200 केंद्रों के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान। आर्थिक तंगी से जूझ रही वेस्ट को उबारने के लिए 800 करोड़। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। भाईखला चिड़ियाघर के लिए 115 करोड़। ब्रिजेश के लिए 1576 करोड़ का प्रावधान। बाढ़ मुक्त मुंबई वर्षा जल संचय को 526 करोड़। मुंबई के फायर ब्रिगेड के लिए 365 करोड़। बीएमसी के बजट को लेकर शिवसेना काफी उत्साही दिख रही है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि यह महज चुनावी बजट है। बीएमसी के विपक्ष का कहना है कि वह इस बजट से खुश नहीं है और समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा को अनदेखी किया गया है इस बजट में खास करके। एनसीपी का मानना है कि यह एक मिला जुला बजट है। कोरोना काल के दौरान बीएमसी ने यह तीसरा बजट पेश किया है। इसके चलते मुंबई करों की काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि कोरोना काल के दौरान मुंबई करों की जिंदगियों को आसान करता है यह बजट। बड़े बड़े होटल्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, वहीं पे बिल्डर्स को करीब 14,000 करोड़ का रिलीफ दिया गया और वहीं पर आम जनता जो हॉकर्स है,
छोटे छोटे दुकान वाले हैं, जो मच्छी विक्रेता है, जो शॉप कीपर्स है, उनको कोई छूट नहीं दी गई। हेल्थ का है, एजुकेशन का है, रास्ते का है, उसको जो प्राथमिकता देना चाहिए वो प्राथमिकता इस बजट में नहीं दिया गया। ये बजट जो है जहाँ तक है मुंबईकर के लिए जो आशादायक होना चाहिए, ये बहुत बड़ा निराशा वाला बजट है, ऐसा मैं मानता हूँ। महानगर पालिका के इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा तरतूद जो है आरोग्य विभाग पे होनी अपेक्षित थी, और मैं समझती हूँ प्रशासन इस पर धीमी गति से चल रहा है, और मैं समझती हूँ कि आरोग्य विभाग को और इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। शिवसेना के नवे अवतार में मुंबई महानगर पालिका में अमीरों का एक बजट पेश किया गया। इस बजट में गरीबों के लिए, मुंबईकरों के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए कुछ नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।